बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मखसूस नशिस्तों के केस में कल समाअत होने जा रही है, लेकिन इस समाअत से 12 घंटे कबल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट इस मामले में सामने आई है। ये बड़ी डेवलपमेंट क्या है और क्या मखसूस नशिस्तें जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, जो मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को दी हैं, क्या इन जमातों के ये MNAs और MPAs डी नोटिफाई होने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से क्या डेवलपमेंट समाअत से 12 घंटे पहले आई है, तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद साहब के मामले पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को पहुंचा है बड़ा झटका, क्योंकि हुकूमत ने इस मामले पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को ही कटहरे में खड़ा कर दिया है। मामला क्या है, तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी और बड़ी खबर नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट से है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी स्टैंड ले लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने तो लेटर लिखा था, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से क्या किया गया है, इस पर भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि पीपल्स पार्टी में इस वक्त सदारत को लेकर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान फड्डा पड़ चुका है। आसिफ जरदारी ने सदर पाकिस्तान बनने के बाद अपना जो ओहदा था पार्टी सदारत का, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वो सदर थे, इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। बहरहाल इस ओहदे के ऊपर अब मामला ये चल रहा है कि आसिफ जरदारी की ये ख्वाहिश है कि जो उनकी बहन है उन्हें सदर बना दिया जाए, जबकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी जो बहन है आसफ़ा जरदारी, उन्हें सदारत मिलनी चाहिए। तो बहरहाल जी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है, और इंटरेस्टिंग और हैरान कुन इस वजह से है कि दोनों बाप बेटा की ये ख्वाहिश है कि जो सदारत है पीपल्स पार्टी की वो इसी जरदारी ख़ानदान के अंदर ही रहे। नदीम अफजल चंद हो गए, इसके अलावा कमर ज़मान कायरा हो गए, या और बहुत सारे सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, लेकिन कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की जो सदारत है उसके वो काबिल हो। लेकिन आसिफ जरदारी चाहते हैं कि इनकी बहन को मिल जाए, जबकि आसफ़ा भुट्टो जो है वो ये चाहती बिलावल भुट्टो ये चाहते हैं कि जो आसफ़ा जरदारी हैं उनकी बहन, उनको ये सदारत जो है वो मिल जाए। तो बहरहाल जी इस मामले के ऊपर इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर फड्डा पड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का तो ये कहना है कि ये कोई फड्डा नहीं, बस एक इख्तलाफ है, लेकिन इख्तलाफ नहीं है, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के दरमियान पहले से ही जो इख्तलाफात थे वो मौजूद थे, और अब इस मामले के ऊपर भी ये बड़ा जो इख्तलाफ है वो खुलकर सामने आ गया है। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत से 12 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि एक दरख्वास्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से दी गई है, और ये मुतफरिक दरख्वास्त इस केस में दायर की गई है। और इसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें वापस की जाएँ, बल्कि ये भी कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातों को ये मखसूस नशिस्तें बांट दी थी, उन मखसूस नशिस्तों पर जो MNAs या MPAs हैं उन्हें भी डी नोटिफाई कर दिया जाए। और अब नाजरीन इस हंगामी डेवलपमेंट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास 2 अहम तरीन इस केस के अंदर जो एंगल्स हैं वो सामने आ गए हैं, और 2 फैसले इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करने हैं। इस मामले पर फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी जानिब से भी एक ट्वीट किया गया है, वो ट्वीट भी मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे मज़ीद जो सूरत हाल है वो क्लियर हो जाएगी। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि आज़ाद हैसियत में मुंतखब अरकान एक ग्रुप बना लें तो इनकी क्या हैसियत होगी, और दूसरा हिस्सा ये कि क्या मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों में इनकी नुमाइंदा हैसियत से ज़्यादा तादाद में तकसीम की जा सकती हैं या नहीं। तो ये जो दूसरा पार्ट था ये मिसिंग था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त में, और उन्होंने अब ये मुतफरिक दरख्वास्त में ये जो नुक्ता है वो भी उठा दिया है, और साथ ही उन MNAs और MPAs को भी जो मखसूस नशिस्तें PTI की थी और वो दीगर जमातों में बांटी गई, और उनके MNAs और MPAs को फिर वहाँ पर लाया गया, उनको भी डी नोटिफाई किया जाए। तो फवाद चौधरी साहब ने भी ये 2 नुक्ते रख दिए हैं,
और पीटीआई ने भी ये दोनों जो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दी हैं। इन दोनों मामलात पर आइन खामोश है। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों में तकसीम कर दी और ख़ुद को ही पार्लिमान से बालातर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 बेहतरीन जज साहिबान इस पेचीदा कानूनी मामले पर क्या रास्ता निकालते हैं, इसके दूररस नताइज होंगे। इस फैसले से सेनेट के इलेक्शन उड़ जाने का बहुत इम्कान है। वो किस तरीके से देखें, जो मखसूस नशिस्तें हैं, इन मखसूस नशिस्तों की बुनियाद पर ही सेनेट में भी जो वोट है वो पड़े, यानी कि ये जो दीगर जमातों को दिए गए थे, तो इससे उनका जो वोट बैंक था वो बढ़ा। ना सिर्फ ये हुआ कि उनका वोट बैंक बढ़ा, बल्कि पीटीआई का वोट बैंक बढ़ा और इसका जो फ़ायदा था वो सेनेट इंतखाबात में हुआ। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की नशिस्तों की हद तक जो सेनेट इलेक्शन है वो हुआ और जो वोटिंग थी, चूँकि मखसूस नशिस्तें पीटीआई के पास नहीं थी, तो वहाँ पर वोटिंग हुई और सेनेटर्स जो थे वो मुंतखब हुए। लेकिन पीटीआई के उनके पास चूँकि मखसूस नशिस्तें फिर नहीं थी, तो वो अपने सेनेटर मुंतखब नहीं करवा सके। लेकिन ये मामला जो था वो केपी की हद तक रुक गया, क्योंकि केपी असम्बली ने जो मखसूस नशिस्तें केपी में दी गई दीगर जमातों को, इनसे हल्फ नहीं लिया गया। तो ये फिर मामला सारा पेशावर हाई कोर्ट में गया, अदालत में भी गया, तो ये मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जाएगा। तो इस वजह से केपी की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने सेनेटर मुंतखब नहीं करवा सकी। तो अब ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, 2 एंगल्स जो इसमें हैं। अगर ये पीटीआई के हक में फैसला आता है तो इससे सेनेट इंतखाबात भी उड़ेंगे, क्योंकि इससे दीगर जमातों की नशिस्तें ज़्यादा हुई और पीटीआई को अपने सेनेटर्स को वो वोट फिर नहीं कर सके। और फिर इसी तरह से जी केपी असम्बली में भी हल्फ का जो मामला है वो अभी पेंडिंग है। बहरहाल एक चीज़ तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो कानूनी माहिरीन से बातचीत हुई, जो उनकी राय है कि चले इस हद तक जो मामला है कि आप पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के साथ जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो एक ग्रुप की हैसियत में थे, वो पार्लिमानी जमात नहीं थी। लेकिन अब ये जो मैटर है कि वो नशिस्तें दूसरी जमातों में बांट देना, इससे एक असम्बली में जो तनासुब भी सेट किया गया है, उस तनासुब की भी ये एक किस्म की खिलाफ वर्जी है कि उस तनासुब से बढ़कर जो नशिस्तें थी वो दीगर जमातों को मिली हैं। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और केस की समाअत से 12 घंटे कबल ये जो बड़ी पेशरफ्त है, अहम तरीन जो डेवलपमेंट है, वो आज छुट्टी के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई है। ना सिर्फ इतना जी, हुकूमत की जानिब से जो जनरल फैज़ हमीद और मामला जो था फैज़ाबाद धरना के हवाले से, इसकी एक रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करवा दी है। उस इस रिपोर्ट के अंदर आलमोस्ट हुकूमत ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है और लग ऐसे रहा है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के मामले के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को ज़ोरदार झटका ऐसे महसूस हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ मुकदमात में ख़ास तौर पर फैज़ाबाद केस की मुकदमात की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो थे, जो उनके रिमार्क्स आते थे, जो उनकी ऑब्जर्वेशंस सामने आती थी, इससे साफ ये लगता था कि जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर उन्हें काफ़ी गुस्सा है और वो सब चीज़ों का ज़िम्मेदार उन्हीं को ही समझते हैं। यहाँ तक कि इस केस में जो नज़रसानी की अपीलें दायर की गई थी 9, वो वापस जो एकदम ली गई, तो इस पर भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की जानिब से सवाल उठाया गया और इस खदशे का भी इनडायरेक्टली इजहार किया गया कि फिर इसके पीछे भी कोई और होगा और कोई और से मुराद था जनरल फैज़ हमीद। बहरहाल जी, ये मामला भी आपके सामने रखता हूँ कि ये जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट हुई है, इसमें ऑलरेडी जनरल फैज़ हमीद साहब को तो क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को भी गलत करार दिया गया है। कैसे जी? ये वसीम मलिक साहब हैं, इनकी एक ट्वीट में आपके सामने रखता हूँ जी। अहम तरीन फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को गलत करार दे दिया। फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की 15 नवंबर 2023 की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने फैसले के ख़िलाफ़ 9 नज़रसानी की दरख्वास्तों पर रिमार्क्स दिए थे कि पाकिस्तान मजाक तो नहीं है, इस मुल्क को मजाक ना बनाया जाए कि जो दिल चाहे करें। पहले पूरे मुल्क को नचवाया, फिर ऊपर से हुक्म आया तो नज़रसानी दरख्वास्तें दायर कर दी और अब वापस लेने का कह दिया। नज़रसानी दायर करना तो ठीक है, मगर 4 साल बाद वापस लेना अजीब है। चीफ जस्टिस ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये नज़रसानी की 9 दरख्वास्तें इत्तफाकन दायर हुई हैं। समाअत के दौरान इनका मानना था कि ये दरख्वास्तें भी साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के कहने पर दायर की गईं।
इसी वजह से जब अटॉर्नी जनरल ने फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया और TORs पढ़कर बताए और बताया कि इंक्वायरी कमीशन फैज़ाबाद धरने के मुहर्रिकात की तहकीकात करेगा, तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि हमें उम्मीद है इंक्वायरी कमीशन आज़ादाना और शफाफ तहकीकात करेगा। TORs में ये क्यों नहीं है कि कैसे एक साथ 9 नज़रसानी दरखास्तें दायर की गईं। फिर चीफ जस्टिस ने अपनी ख्वाहिश पर TOR नंबर 11 शामिल कराया कि कमीशन इस पर भी तहकीकात करे कि ये नज़रसानी की दरखास्तें किसके हुक्म पर दायर की गई थी या महज इत्तेफाक था। और आज ये जो कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हुई है, इस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें यह कहा गया है कि फैज़ाबाद धरना फैसले के ख़िलाफ़ 9 नज़रसानी दरखास्तें बेक वक्त दायर होना महज इत्तेफाक था। तो ये इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट ने इसे महज एक इत्तेफाक करार दे दिया है। और यूँ चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो अपनी पूरी प्रोसीडिंग के दौरान, समात के दौरान इनडायरेक्टली इस तरह के रिमार्क्स देते थे। और इसमें अब ये भी एक कुछ सवालात हैं कि तो वैसे तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब कोई ख़बर वगैरह के ऊपर तो कहते हैं कि ये गलत खबर है, इसकी छानबीन करें, ये ऐसे है और वो ऐसे और ऐसी खबरें छाप दी जाती हैं। तो ये जो काजी साहब की ऑब्जर्वेशन है, ये जो काजी साहब के रिमार्क्स है, या इनडायरेक्टली इसमें जिस तरीके से जनाब फैज़ हमीद साहब को टारगेट किया जाता था या उनके ऊपर सारा जो इल्ज़ाम था वो इनडायरेक्टली लगाया जाता था, तो फिर एक चीफ जस्टिस की जानिब से इस किस्म का तासुर क्रिएट करने वाले जो रिमार्क्स हैं वो फिर किस नज़र से देखे जाने चाहिए। तो बहरहाल जी ये दूसरी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है जो कि हुई है और ये भी आज छुट्टी वाले दिन इतवार के रोज़ हुई है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, 2 अहम तरीन केसेस हैं और फिर उसके बाद 7 मई को जो 6 जजेस वाला लेटर है वो भी समात के लिए मुकर्रर है। बहरहाल 6 जजेस के ख़त का मामला पर समात होने से पहले ही लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जानिब से भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और वो ये डेवलपमेंट है कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी ये फ़ैसला कर लिया है। उनकी भी जो फुल कोर्ट मीटिंग थी वो हुई और उसमें फ़ैसला किया गया कि इदारा जाती जो रिस्पॉन्स है वो आइंदा से दिया जाएगा, यानी कि आइंदा से जब भी कभी मुदाखलत हुई, किसी की तरफ से कोशिश की गई, तो उस पर यह होगा कि वो रिपोर्ट किया जाएगा अपने ही जो चीफ जस्टिस हैं या इदारे के अंदर, और वहाँ पर एक इदारा जाती जो रद्द-ए-अमल है वो दिया जाएगा, यानी कि पूरे का पूरी जो जुडिशरी होगी, लाहौर हाई कोर्ट होगी, वो उस एक जज के साथ डट कर खड़ी होगी। और यही काम सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से डिसाइड किया गया। लेटर के बाद जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि आइंदा जब भी मुदाखलत होगी तो इस पर इदारा जाती जो रिस्पांस है वो दिया जाएगा, और इसका अमली मुजाहिरा भी देखा और इदारा जाती जो रिस्पांस था वो दिया भी गया जब जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा, एक कंपेन सोशल मीडिया के ऊपर चली, और इवन के उनके जो प्राइवेट दस्तावेज़ात थे, उनकी दोहरी शहरियत से मुतल्लिक दस्तावेज़ात वगैरह, उनकी फैमिली से रिलेटेड जो दस्तावेज़ात वगैरह थे वो सामने आए, लेकिन इसके ऊपर इदारा जाती जो रद्द-ए-अमल है वो हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया, और हाई कोर्ट ने इस सारे प्रोपेगेंडे को गलत करार दिया और कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास कोई दोहरी शहरियत नहीं है। तो बहरहाल यही फ़ैसला किया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी, और लाहौर हाई कोर्ट ने भी इकरार दे दिया है कि वो भी अब इदारा जाती जो रिस्पॉन्स हैं वो देंगे। अब इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो सबसे बड़ा ये है कि एक तो मुदाखलत अब नहीं की जाएगी, और अगर की जाएगी तो ये माइंड में ज़रूर होगा मुदाखलत करने वालों के अगर मुदाखलत की गई तो ये अब एक जज की कहानी नहीं होगी, बल्कि पूरी की पूरी जो जुडिशरी है, लाहौर हाई कोर्ट है, वो इस मामले पर उस जज के साथ डटकर खड़ी होगी। और दूसरे नंबर पर इस पर फ़ायदा ये होगा कि जो जजेस हैं जो कि अगर लेट से पहले कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाते थे या दबाव कबूल कर लेते थे, तो उनके जहन में ये होगा कि अब हम अकेले नहीं हैं और अब हमारे साथ पूरा जो इदारा है वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। और पहले अगर इस तरह से था जी कि वो अकेले हैं तो उनको शायद नुकसान भी पहुंचाया जा सके, लेकिन अब चूँकि इदारा उनके साथ डट गया है तो वो भी मज़ीद बहादुरी या दलेरी के साथ जो चीज़ें हैं उनको आईन व कानून के मुताबिक लेकर चल पाएंगे। तो बहरहाल जी ये अदलिया के अंदर से जो ख़बरें हैं वो सामने आ रही हैं और स्टैंड ले लिया गया है। अब सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कोई फ़ैसला दें, और अगर ये मखसूस नशिस्तें ले ली जाती हैं मौजूदा हुकूमत से, तो फिर जो आइनी तरमीम है या जो इस्लाहात हैं या जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देने का ख्वाब है वो ख्वाब तो हो जाएगा चकनाचूर। तो बहरहाल जी देखें इन तमाम मामला मज़ीद क्या तफ़सीलात डिटेल सामने आती हैं, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।